Hello and welcome to all of you on my YouTube channel BioBridge. In previous lecture, we have already discussed about the renal system physiology. Physiology means the function. We have covered the some functions, examples as some excretory functions, some regulatory functions, some metabolic functions, and some endocrine functions. We already cover some functions. Okay, now in this video we will discuss about the formation of urine, how the urine form by our renal system, what is the uh, process and mechanism of counter current mechanism. Okay, let's continue the session. So before before starting the series of renal system, तो हम लोग सबसे पहले जानना ये ज़रूरी हो जाता है कि एक्चुअली में जो ब्लड फ्लो होता है वो नेफ्रॉन्स में कैसे होता है। जो नेफ्रॉन्स हमारा होता है उसमें एक्चुअल में ब्लड फ्लो कैसे होता है। बहुत सारे बुक्स में अलग अलग तरीके के दिए हुए हैं। बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं जो नॉर्मल सी डायग्राम दिया गया है जिससे थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होता है और उसको क्लियरिफाई नहीं कर पाते, हम सिंपल वे से समझ नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले नॉर्मली क्या होता है कि कुछ एक ऐसा स्टेप समझेंगे कि जिससे हमको पता चलेगा कि हार्ट से कितना ब्लड पंप हुआ और कितना हमारे किडनी के पास आया, कितना यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो नॉर्मली ये चीज़ को हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि जो ब्लड फ्लो हुआ है हमारे नेफ्रॉन के पास उसका एक्चुअली में पैटर्न क्या है, स्ट्रक्चर क्या है उसका। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग समझेंगे यूरिन फॉर्मेशन वाला मेथड, प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, जिसमें हम पहले जिक्र कर चुके हैं। जो हमारा होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशंस, ठीक, फिर आता है हमारा रीएब्जॉर्प्शंस और ट्यूबुलर सिक्रेशंस, उसके बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि लेट्स अज्यूम दिस इज आवर सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक। यहाँ पर हमारा ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है। लेट्स अज्यूम हियर द हार्ट। यहाँ पर समझेंगे कि मेरा क्या है, हार्ट है। यहाँ पर क्या है, हमारा एक ब्यूटीफुल सा हार्ट है। आपको पता होगा कि जो हमारा हार्ट होता है वो 1 मिनट में क्या करता है कि मिनिमम 215 या फिर हम बोल सकते 1000 ml या फिर 1200 ml ब्लड को सप्लाई करता है हमारा किडनी में, समझते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो हार्ट जो होता है एक बार जैसे पंप किया, ठीक, एक बार पंप किया तो कितने अमाउंट में ब्लड को वेसल्स में डाला। ओके, मान लेते हैं कि एक बार बीट किया, स्ट्रोक वॉल्यूम जिसको बोलते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम वो होता है कि अगर एक बार हार्ट बीट हुआ तो उसमें कितने ब्लड को पंप किया, ये हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम। जो नॉर्मल होता है स्ट्रोक वॉल्यूम हमारा होता है 70 ml। एक बार जब हार्ट बीट या फिर कॉन्ट्रैक्शन होता है हार्ट में तो वो 70 ml ब्लड को पंप करता है, ठीक, बाहर फेंकता है। और जो नॉर्मल अगर हम लोग को फिर एक आता है कि हम लोग निकालते हैं कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट क्या होता है, तो कार्डियक आउटपुट का मतलब होता है कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू क्या होता है कि स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू नॉर्मल हार्ट बीट। इसका मतलब है कि किसी पर्सन का हार्ट बीट कितना हो रहा है 1 मिनट में, उसके अकॉर्डिंग हम स्ट्रोक वॉल्यूम से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमारा होगा निकलेगा कार्डियक आउटपुट। इसका कार्डियक आउटपुट का मतलब ही होगा कि 1 मिनट में हार्ट कितना ब्लड सप्लाई कर रहा है, कितना ब्लड को पंप कर रहा है हमारे बॉडी के अंदर। तो लेट्स अज्यूम द स्ट्रोक वॉल्यूम आपको पता है कि 70 ml होता है
और एवरेज जो हार्ट बीट होता है, एक नॉर्मल एवरेज का बात कर रहे हैं, तो वो होता है हमारा 72 बीट। तो उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, अप्रोक्सीमेटली हमारा 5040 ml ब्लड को पंप कर रहा है कितने मिनट में, 1 मिनट में। ठीक, 1 मिनट में नॉर्मल हार्ट बीट कर कितना, 72 बार करता है पर मिनट, आपको पता है। तो कितना हमारा हुआ, 5400 ml पर मिनट। ये हमारा क्या हो गया, कार्डियक आउटपुट, मतलब कि 1 मिनट में इतना ml ब्लड को पंप कर रहा है। और हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है कि जो हमारा किडनी में जो ब्लड सप्लाई होता है, किडनी में जो ब्लड सप्लाई होता है वो हमारा कितना होता है, इसका कितना होता है, इसका 20%। तो अप्रोक्सीमेटली हम इसको 5000 ml कंसीडर करते हैं एक प्रैक्टिकली समझने के लिए। तो इसका 20% कितना होगा हमारा, 1000 ml। 1000 ml क्या है, हमारा किडनी के वो ब्लड सप्लाई कर रहा है। ठीक, अब हम देखेंगे कि कैसे हमारा जो ब्लड सप्लाई हो रहा है तो उसका फिल्ट्रेशन कैसे हो रहा है, फिल्ट्रेशन कैसे हो रहा है, कितने अमाउंट में वो कौन से वाले रीजन्स पर फिल्ट्रेशन हो रहा है। अगर मान लीजिए किडनी में फिल्ट्रेशन हो रहा है तो नॉर्मली वो फिल्ट्रेशन एक नेफ्रॉन के पास होता है, और हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि एक किडनी में 1 मिलियन से लेकर 1.2 मिलियन नेफ्रॉन पाया जाता है सिंगल किडनी में। ठीक, ऑन एवरेज अगर राउंड फिगर लिया जाए तो बोथ किडनी में 2.5 मिलियन नेफ्रॉन पाया जाता है। तो हम लोग इसको एक एज्यूम करते हैं कि नेफ्रॉन के कंसिडर करते हैं, और समझेंगे कि कैसे हमारा ब्लड का सर्कुलेशन होता है हमारे नेफ्रॉन में, और कितना हमारा परसेंटेज, एवरेज परसेंटेज फिल्ट्रेशन होता है और कैसे होता है। लेट्स यहाँ पर अगर मान लीजिए कि आप पहले ही सर्कुलेशन में पढ़ रखे हैं कि ये जो हमारा हार्ट से सप्लाई होता है, उसके बाद हमारा रीनल जो आर्टरी होता है वो हमारा कहाँ ले जाता है, किडनी में, रीनल आर्टरी। और रीनल आर्टरी फर्दर बहुत सारे ब्रांचेज में डिवाइड होने के बाद, जो लोग फर्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, वो एफरेंट आर्टरियोल्स में कन्वर्ट होता है। और ये एफरेंट आर्टरियोल्स ग्लोमेरुलाई बनाने के बाद ये हमारा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, और ये हमारा डिसेंडिंग लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेनले, थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और ये हमारा डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, और ये हमारा डीसीटी। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे कि कैसे ब्लड को सप्लाई करता है। नॉर्मली क्या था, जो हमारा 20% ब्लड सप्लाई जा रहा था 1000 ml, 1000 ml क्या था, ब्लड सप्लाई कर रहा था। और हमको पता है कि जो ब्लड का मेनली 2 कंपोनेंट्स होता है, ब्लड का 2 कंपोनेंट्स होता है, एक होता है हमारा प्लाज्मा और एक होता है ब्लड सेल्स या फिर फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ब्लड सेल्स लिखेंगे हम लोग, सेल्स। ठीक, तो नॉर्मल इसका जो रेंज होता है प्लाज्मा का वो 55% होता है और इसका 45%। अब हम लोग समझेंगे कि जो 1000 ml ब्लड जा रहा था उसका क्या है कि प्लाज्मा उसमें है कितना 55% और 45% हमारा ब्लड सेल्स है। ठीक ठीक, ब्लड सेल्स है। तो हमको ये पता है कि जो ब्लड सेल्स होते हैं वो क्या होता है, यहाँ से फिल्टर आउट नहीं होता है, क्योंकि उसका साइज बड़ा होता है और स्ट्रक्चर बड़ा होने के कारण वो हाई प्रेशर से वो
इस ग्लोमेरुलाई में फिल्टर नहीं हो पाता है और इफरेंट आर्टरियोल्स के थ्रू वो फर्दर चेंज हो जाता है, आगे बढ़ जाता है, सर्कुलेशन में चल जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जो फिल्टर नहीं होता है, जैसे हमारा प्लाज्मा प्रोटीन हो गया और ये हमारा ब्लड सेल्स हो गया। नेक्स्ट बात आता है ये 55% प्लाज्मा पे। ये क्या होता है प्लाज्मा? ये फिल्टर आउट होता है हमारे ग्लोमेरुलस और ये बॉमेंस कैप्सूल वाले एरिया में, ग्लोमेरुलाई में यहाँ पर एक हाई प्रेशर सिस्टम होता है जिसके थ्रू यहाँ पर क्या होता है कि जो प्लाज्मा यहाँ से आया वो फिल्टर आउट होता है और इस वाले रीजन में रीएब्जॉर्प्शन इसका होता है। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि मान लीजिए 55%, यानी इसका 55% हम मान लिए कि 550 ml हुआ। 1000 का 55% कितना हुआ? 550 ml। नेक्स्ट अगर हम इसका राउंड फिगर लेते हैं एक कैलकुलेशंस के लिए तो इसको हम लोग समझ देंगे 600। ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर जो सप्लाई हो रहा है, यहाँ पर जो सप्लाई हो रहा है, यहाँ पर ये 1000 दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। एक 60% इसको कंसिडर किए और एक 40% कंसिडर किए फॉर्म डिलीवरी को। ये 40% क्या होगा? ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू वापस चला जाएगा। नेक्स्ट लेकिन ये 60% प्लाज्मा क्या होता है? ग्लोमेरुलस में फिल्टर आउट होता है। यहाँ से फिल्ट्रेशन होगा इसका फिल्ट्रेशन हम लोग नेक्स्ट आएगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कैसे फिल्ट्रेशन होता है, कितना प्रेशर जनरेट होता है, कौन कौन से यहाँ पर सेल्स होते हैं, कौन कौन से सेल्स यहाँ पर हेल्प करते हैं, ये सारी चीज़ पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा काउंटर करंट मैकेनिज्म, वो भी हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो क्या होता है कि ये 60% प्लाज्मा है, यानी कि 600 ml प्लाज्मा क्या होता है? ये फिल्टर आउट यहाँ पर होता है और फिल्ट्रेशन के बाद जो हमारा ये बाउमेंस कैप्सूल में आता है, जो फिल्टर होता है उसका रेंज होता है 120 ml टू 125 ml, ठीक, पर मिनट। 1 मिनट के अंदर ये 600 ml से 125 ml इस वाले एरिया में बाउमेंस कैप्सूल जिसको बोलते हैं, हमारा वहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है 1 मिनट के अंदर, पर मिनट। और इसी को बोलते हैं हम लोग GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। इतना हमारा फिल्ट्रेशन होता है 600 ml में से। नेक्स्ट हम लोग इसको कैलकुलेशंस के लिए, कैलकुलेशन पर्पस के लिए इसको हम लोग कंसीडर करते हैं 100 ml। ये 100 ml यहाँ पर जब आया तो नेक्स्ट जब इस वाले ट्यूब्यूल्स के अंदर ये PCT वाला रीजन में, ये PCT प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स वाला रीजन में ऑन एवरेज 60% जो भी फिल्टर हुआ है उसका 60%, अगर हम 100 ले रहे हैं तो 65% कितना हुआ? 65% हमारा हुआ 60 ml। क्या हुआ? 65 ml। इतना हमारा रीएब्जॉर्प्शन हुआ इस PCT वाले एरिया में, एवरेज। नेक्स्ट क्या होता है? ये हमारा जो एरिया होता है लूप ऑफ हेले वाला, इस पूरे रीजन में 25% रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक। तो ये हमारा 60%, 100 ml का 60 ml हो गया, 100 ml का 25% 25 ml हो गया। कैलकुलेट करेंगे 90 ml। जो नेक्स्ट जो हमको 10 ml बच जाता है तो उसमें से इस वाले रीजन में, इस DCT वाले रीजन में 5% रीएब्जॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट 5% वहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन होगा और वो भी होगा कंडीशनली एब्जॉर्प्शन होगा। अगर बॉडी में रिक्वायरमेंट है तो होता है, लेकिन नॉर्मल पर्सन में, एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन में क्या होता है, ये 5% रीएब्जॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट हमारा आता है कलेक्टिंग डक्ट के इस वाले रीजन में, इस रीजन को क्या बोलते हैं? लेट DCT और अर्ली कलेक्टिंग डक्ट। मतलब DCT के बाद और कलेक्टिंग डक्ट से पहले इस वाले रीजन में क्या होता है? एल्डोस्टेरोन के इन्फ्लुएंस से
तो 2% का क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है। एल्डोस्टेरोन रास सिस्टम हम लोग पढ़ चुके हैं। इस वाले एल्डोस्टेरोन के इन्फ्लुएंस ले जो 2% हमारा रीएब्जॉर्प्शन होता है सोडियम का, वाटर का, वो 2% इस वाले रीजन में होता है। ठीक, यहाँ पर एक प्रिंसिपल सेल्स होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन वाले लेक्चर में। तो ये 2% क्या होता है, इस वाले रीजन में हमारा रीएब्जॉर्प्शन होता है सारा मटेरियल्स का 2%। नेक्स्ट हमारा ये वाला रीजन आता है, और इस वाले रीजन को क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग डक्ट। इस रीजन में क्या होता है कि एडीएच के प्रकोप से, मान लीजिए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एडीएच हार्मोन्स, एंटी डायूरेटिक्स हार्मोन्स, और उसको एक और नाम देते हैं हम लोग वैसोप्रेसिन। इस हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस ले हमारा क्या होता है, 2% रीएब्जॉर्प्शन इस वाले पोर्शन में भी होता है। 2% यहाँ, यानी 2% कितना हुआ, 2 ml। नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे 99 ml। नेक्स्ट क्या होता है, जो 1% जो होता है हमारा फिल्ट्रेट, ये पूरे ट्यूब्यूल्स में अगर किसी भी तरह का फिल्ट्रेट होता है तो कभी हम उसको यूरिन नहीं बोलेंगे। यूरिन हम उस वाले लास्ट पोर्शंस को बोलते हैं जहां से ये ड्रॉप बाय ड्रॉप निकलता है। और ये कितना है हमारा, ये है 1%। ये 1% हमारा पर मिनट के अकॉर्डिंग ये जनरेट होता है हमारा बोथ किडनी के कोऑर्डिनेशन से। समझिएगा, टोटल हमारा 1000 ml ब्लड क्या हुआ, हमारे किडनी में सप्लाई हुआ। 1000 ml ब्लड सप्लाई में एक प्लाज्मा होता है और एक ब्लड सेल्स होता है। ब्लड सेल्स क्या होता है, 45% होता है, और हमारा प्लाज्मा होता है 55%। एक कैलकुलेशन के हेल्प लेने के लिए हम लोग इसको राउंड फिगर मानते हैं 600 ml, और इसको 400 ml जो ब्लड सेल्स होता है वो इस बाउमेंस कैप्सूल में फिल्टर नहीं होता है, क्योंकि स्ट्रक्चर उसका बड़ा होता है और ये आगे निकल जाता है। लेकिन जो 600 प्लाज्मा होता है उसका फिल्ट्रेशन होता है। यहाँ पर एक हाई प्रेशर सिस्टम होता है, उस प्रेशर के दबाव से वहाँ पर क्या होता है, इस 600 ml का फिल्ट्रेशन होता है। और पर मिनट कितना होता है, 125 ml होता है पर मिनट, उसको हम GFR बोलते हैं। 1 मिनट में कितना फिल्टर हुआ उसको हम लोग GFR बोलते हैं, मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। जो ग्लोमेरुलर द्वारा फिल्ट्रेशन हुआ है उसका रेट ये है। नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेशन के लिए 125 ml को 100 ml कंसीडर करते हैं। ये 100 ml में 65% हमारा PCT में रीएब्जॉर्प्शन हुआ है। PCT ये दिस इज द रीजन फॉर द ऑफ द नेफ्रॉन कॉल्ड प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। यहाँ पर क्या होता है, 65% हमारा रीएब्जॉर्प्शन होता है ओवरऑल टोटल फिल्ट्रेट का। फिल्ट्रेट किसको बोलेंगे, जो फिल्टर हुआ है, जो कंपाउंड फिल्टर हुआ है, जो अमाउंट है उसको फिल्ट्रेट बोलते हैं। नेक्स्ट आता है जो 65% हमारा PCT में हुआ है। नेक्स्ट हमारा जो लूप ऑफ हेनले वाला रीजन है वहाँ पर 25% क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है। बहुत सारे यहाँ पर ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, ठीक, एक्टिव ट्रांसपोर्टर। यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर होता है सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड चैनल होता है, ठीक। उसके वजह से भी बहुत सारा सोडियम का लॉस होता है, पोटासियम का लॉस होता है, क्लोरीन का लॉस होता है, और भी बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस होता है। तो ये रीएब्जॉर्प्शन होता है इस वाले पोर्शन कितना, 25%। 100 ml का 25% मतलब 25 ml। ये नेक्स्ट हमारा ये वाला पोर्शन जो है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, इसमें कितना होता है, 5 ml मतलब 5%। एल्डोस्टेरोन के इन्फ्लुएंस ले ये हमारा लेट DCT और अर्ली सीट कलेक्टिंग डक्ट, उस वाले रीजन में 2% होता है। 5 ml 2 ml एंड 2 ml यहाँ पर। ओवरऑल कैलकुलेशन करने के बाद 99 ml टोटल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का 99% रीएब्जॉर्प्शन होता है नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, और 1% क्या होता है, यूरिन का फॉर्मेशन होता है। ये हमारा क्या हो गया, एक ओवरव्यू होता है कि इस सर्कमस्टांसेस के थ्रू, एक नॉर्मल फिजियोलॉजी के थ्रू एक एवरेज एब्जॉर्प्शन का, एक रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है।
नेक्स्ट क्या होता है कि अगर हम लोग ये GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट अगर हम समझेंगे कि 1 मिनट में 125 ml हो रहा है, ऑन एवरेज राउंड फिगर मानते हैं 120 ml। तो जब 1 मिनट में 120 ml हो रहा है तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि पूरे एक दिन में कितना हुआ, एक दिन में कितना हुआ। तो नॉर्मली इसको हम लोग निकाल सकते हैं कि जब 120 ml, इसको 125 नहीं मानेंगे, 100 भी नहीं मानेंगे, 120 जो होता है एवरेज होता है। बहुत सारे से रिसर्च किया गया, बहुत सारे ह्यूमंस में देखा गया है कि 120 ml GFR होता है। 120 ml पर मिनट हो रहा है, तो हमको निकालना कितना है पूरे दिन का, पूरे दिन में कितना घंटा होता है, तो वो होता है 24 आवर्स। और इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से कन्वर्ट करेंगे, 60 मिनट से कन्वर्ट करेंगे। इसको इनटू करने के बाद नॉर्मल क्या होता है, इतना एवरेज आएगा हमारा पर डे का। और नॉर्मली 180 लीटर पर डे हम निकालते हैं GFR। 180 ml क्या निकालते हैं हम, GFR। तो नॉर्मल कोई पूछेगा कि आपका पूरे दिन में GFR कितना होता है, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है वो पर डे कितना होता है, तो एवरेज हमारा 180 लीटर होता है पर डे। अब समझेंगे कि जो ये 1% यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है, 1% वो पर मिनट हो रहा है, पर मिनट 1 ml, मतलब 60 ml में कितना होगा, 60 मिनट्स में कितना होगा, 60 ml मतलब 1 घंटा में क्या हो रहा है, 60 ml हो रहा है। अगर हम लोग पूरे दिन का निकालेंगे, 24 आवर्स का निकालेंगे तो कितना होगा, 4 × 6 4, 24 और 12 और 2, एक दिन में 24 आवर्स में यूरिन का आउटपुट हमारा एवरेज हो रहा है 1440 ml, 1440 ml हो रहा है। और इसको हम लोग एवरेज लेते हैं तो 1440 नहीं 1500 ml मानते हैं पर डे एवरेज पर्सन का ये यूरिन आउटपुट होता है, ये हमारा यूरिन आउटपुट होता है। नेक्स्ट क्या होता है कि जो हमारा नॉर्मल यूरिन आउटपुट होता है इसको हम सिर्फ और सिर्फ 1500 ml कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो किडनी होता है, जो हमारा नेफ्रॉन होता है वो फैक्टर करता है, बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। जैसे कोई पर्सन है वो बहुत सारा वाटर का कंजप्शन कर रहा है, बहुत ज़्यादा पानी पी रहा है, तो उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है। हो सकता है उसका 24 आवर का जो आउटपुट है, आउटपुट जो है वो हो सकता है 2000 ml हो सकता है 2500 ml हो, 2500 ml हो सकता है, वो 3000 भी हो। तो वो नॉर्मली डिपेंड करता है हमारे वाटर इनटेक पे कि वो यूरिन कितना फॉर्म कर रहा है। तो ऑन एवरेज हम लोग देखते हैं कि जो ऑन एवरेज जो नॉर्मल होता है वो 500 ml से 3500 ml हमारा नॉर्मल होता है, किसी डिजीज कंडीशन में नहीं होता है। ये हमारा होता है वेरिएबल होता है कि पर्सन कितना वाटर इनटेक कर रहा है। अगर ये 500 ml से यूरिन का आउटपुट कम हो रहा है तो वो एक पैथोलॉजिकल कंडीशन में आता है कि अगर उस पर्सन को कुछ प्रॉब्लम है जिसके वजह से वो 500 ml से कम यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है उसके 24 आवर्स के अंदर, मतलब एक दिन के अंदर। ठीक, ये होता है। हो सकता है उसका ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स ओवर इन्फ्लुएंस हो, बहुत सारा कंडीशन आ सकता है। तो जब हमारा 500 ml से कम होता है यूरिन का फॉर्मेशन तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑलिगोयूरिया, ऑलिगोयूरिया वाला कंडीशन बोलते हैं। और नेक्स्ट क्या होता है कि अगर वो 3500 ml 3500 ml यूरिन फॉर्मेशन से ज़्यादा कर रहा है तो उसको बोलते हैं हम लोग
पॉलीयूरिया, उसको क्या बोलेंगे? पॉलीयूरिया बोलेंगे। नेक्स्ट, बहुत सारे ऐसे डिजीज कंडीशन होता है जिसमें पर्सन्स क्या होता है कि 500 ml से तो कम करता है, कभी कभी क्या होता है बहुत सारे ऐसे अलग ही डिजीज कंडीशन होता है जिसमें 100 ml से भी कम यूरिन का फॉर्मेशन होता है, लेस देन 100 ml, तो उसको कंसीडर हम लोग करते हैं कि एब्सेंस ऑफ यूरिन, मतलब उस पर्सन में यूरिन का फॉर्मेशन नहीं देखा जा रहा है कि या फिर यूरिन बन ही नहीं रहा है, वो सारे चीज होता है, तो उसमें क्या उसको क्या बोलते हैं? एनयूरिया, तो एब्सेंस ऑफ यूरिन, ए फॉर एब्सेंस। तो ये सारा कुछ कंडीशन होता है एक नॉर्मल एवरेज पर्सन में, और ये हमारा नॉर्मल ये फिजियोलॉजी हमारा यूरिन फॉर्मेशन होने का, कौन से वाले जन में कितना परसेंटेज में यूरिन का रीअब्जॉर्प्शन होता है, ये सारा कुछ है हमारा एवरेज। अब हम लोग इसमें देखेंगे ब्लड सप्लाई। ये जो ब्लड सप्लाई गया है वो कैसे कैसे कौन से ट्यूब्यूल्स को ओवरलैप करते हुए गया है, नेक्स्ट हम लोग समझते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जो डायग्राम हम लोग समझते हैं वो क्लियर नहीं होता है हमारा, और हमारा ब्लड सप्लाई नहीं समझ में आता है। नेक्स्ट, सबसे पहले क्या होता है कि समझिएगा, अगर ये कंसीडर कीजिए हमारा एफरेंट आर्टरियोल्स, ये हमारा हो गया बाउमेंस कैप्सूल, ये हो गया हमारा प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, और ये हमारा गया डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, थिक असेंडिंग लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेनले, और ये हमारा हो गया डीसीटी, और ये हमारा कलेक्टिंग डक्ट। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे इसका जो ब्लड सप्लाई है वो कैसे हो रहा है। सबसे पहले क्या है, एफरेंट आर्टरियोल्स। नेक्स्ट, एफरेंट आर्टरियोल्स क्या होता है, बहुत सारे कैपिलरीज में ब्रेकडाउन होता है, और ये कैपिलरी क्या करता है हमारा, जो प्लाज्मा को फिल्ट्रेशन करता है। नेक्स्ट क्या होता है, और यही जो कैपिलरी है वापस से क्या बनता है, इफरेंट आर्टरियोल्स। इफरेंट आर्टरियोल्स क्या होता है, फर्दर ब्रेकडाउन होता है, फर्दर क्या होता है, ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन होने के बाद बहुत सारे कैपिलरी में ब्रेकडाउन होता है, क्या होता है, बहुत सारे कैपिलरी में बहुत सारे कैपिलरी में क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। फिर हम लोग क्या होता है कि ये कैपिलरी ब्रेकडाउन होने का पर्पस ये होता है कि बहुत सारे मैकेनिज्म यहाँ पर चलते रहते हैं, तो इस तरह से क्या होता है कि बहुत सारा कैपिलरीज का फॉर्मेशन हमारे इस वाले एरिया में होता है, और इस एरिया को स्पेशल नाम दिया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं वासा रेक्टा। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे कि वासा रेक्टा का क्या मेन फंक्शन होता है, क्या होता है इसका। और ये जो आर्टरियोल्स है कैपिलरी बनाया, एक ऐसा सिंगल किडनी का रीजन होता है जहां पर क्या होता है कि एफरेंट आर्टरी, दो आर्टरी के बीच में एक कैपिलरी होता है, ठीक, और इसी वजह से यहाँ पर हाई प्रेशर सिस्टम होता है, और उसी हाई प्रेशर सिस्टम की वजह से यहाँ पर फिल्ट्रेशन देखने को मिलता है। और ये नेक्स्ट हमारा जो देखिए, अब पहले क्या होता है कि जो कैपिलरी
जो हमारा ऐसा कैपिलरी जो हमारा डीसीटी वाले पोर्शन, सॉरी पीसीटी वाले पोर्शन और डीसीटी वाले पोर्शन दो रीजन में होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कलेक्टिवली, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी बोलते हैं, ठीक। और जो कैपिलरी डिवाइड होता है बहुत सारे कैपिलरीज में, वो हमारा लूप ऑफ हेनले के रीजन में ओवरलैप करते रहता है, तो उस रीजन को, उस कैपिलरी को क्या बोलते हैं, वासा रेक्टा बोलते हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोल देंगे हम लोग, वासा रेक्टा बोलते हैं। नेक्स्ट फर्दर क्या होता है कि ये कैपिलरी हमारा वेन्स में कन्वर्ट हो जाता है, और वेन्स में कन्वर्ट होने के बाद क्या होता है कि ये हमारा वेन्स में कन्वर्ट होने के बाद कहाँ पहुंच जाता है हमारा, इन्फीरियर रीनल वेन, उसके बाद इन्फीरियर वेना कावा, और फिर हमारा हार्ट। ये इसका पाथवे होता है। तो नेक्स्ट हम लोग समझेंगे कि जो कैपिलरी है यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है वो पीसीटी वाले रीजन में क्वाइल्ड हुआ है, ठीक, और फर्दर वो जाकर हमारे डीसीटी वाले में क्वाइल्ड हुआ है। तो ये वैसा कैपिलरी जो हमारे पीसीटी और डीसीटी वाले में ओवरलैप सराउंड करता है, उस कैपिलरी को हम लोग पेरीट्यूबुलर कैपिलरी कहते हैं। फिर उसके बाद जो कैपिलरी आता है और ब्रेकडाउन होकर हमारे लूप ऑफ हेनले वाले रीजन को कवर करता है, उस पूरे पोर्शन को वासा रेक्टा बोलते हैं। और ये वासा रेक्टा का बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है हमारे किडनी के अंदर, जो काउंटर करेंट मैकेनिज्म को फॉलो करता है। यहाँ पर क्या होता है, काउंटर करेंट मैकेनिज्म होता है, जिसमें हम लोग समझेंगे कैसे वाटर का कंजर्वेशन होता है, ठीक, जैसे कैसे हमारा वाटर्स को हमारे यूरिन को कॉन्सेंट्रेटेड बनाता है, यूरिन को डाइल्यूट बनाता है, इस वाले रीजन में मेनली हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। तो नॉर्मली जो हमारा था, ये हमारा ब्लड सर्कुलेशन था हमारे नेफ्रॉन के अंदर, हमारे नेफ्रॉन के अंदर। पहले जो हमारा रीनल आर्टरी, उससे पहले हमारा आयोटा से डिवाइड हुआ रीनल आर्टरी बहुत सारे आर्टरी में कन्वर्ट हुए, सेगमेंटेड इंटरलोबर आर्टरी, एरिक्वेट आर्टरी, इंट्रालोब्यूलर आर्टरी। फिर आता है हमारा एफरेंट आर्टरीओल्स। ये एफरेंट आर्टरीओल्स ग्लोमेरुलाई में कन्वर्ट होता है, ग्लोमेरुलाई में कन्वर्ट होता है, ठीक, ग्लोमेरुलाई में कन्वर्ट होता है। फिर क्या होता है कि ये ग्लोमेरुलाई में कन्वर्ट होने के बाद फिर से हमारा पेरीट्यूबुलर कैपिलरी बनाता है, डीसीटी और पीसीटी और डीसीटी वाले रीजन में पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। और फिर फर्दर वो डिवाइड होने के बाद वासा रेक्टा का फॉर्मेशन करते हुए वापस से हमारा रीनल वेन, इन्फीरियर वेना कावा, और फिर हमारा हार्ट में इंटर करता है। ये हमारा ब्लड सर्कुलेशन है नेफ्रॉन के अंदर। नेक्स्ट क्या होता है कि ये जो कैपिलरी होता है, पहले ही आपको बता दिए कि वो क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो वासा रेक्टा बनता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे काउंटर करंट मैकेनिज्म को फॉलो करने के लिए, हमारे वाटर को कंजर्व करने के लिए। इसमें बहुत सारे मैकेनिज्म फॉलो होता है। नेक्स्ट हम लोग उसको समझेंगे। तो उससे पहले हम लोग क्या समझेंगे कि जो भी फिल्ट्रेशन होगा, जो भी यहाँ से फिल्ट्रेशन हुआ है, जो भी फिल्ट्रेशन हुआ है उसको हम डायरेक्ट यूरिन नहीं बोलते हैं, उसको हम लोग डायरेक्ट यूरिन नहीं बोलेंगे। यूरिन कब बोलेंगे, जब ये कलेक्टिंग डक्ट से पास होकर हमारा आगे पाथवे में यूरेटर में फॉलो करेगा, उस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, यूरिन बोलेंगे। तब तक के लिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोल देंगे हम लोग फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट मतलब जो फिल्टर होकर आया है ट्यूब्यूल्स के अंदर, उसको क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट। अब देखिए, अब इसके बाद होता है जो नेफ्रॉन होता है, वो मेनली दो प्रकार का होता है। नेफ्रॉन का टाइप समझेंगे कि नेफ्रॉन कितने प्रकार का होता है। तो छोटे से रीजन में हम लोग समझेंगे कि नेफ्रॉन कितने प्रकार का होता है। मेनली हम लोग सबसे पहले क्या देखे थे कि क्या होता है कि जो ये किडनी है, किडनी में दो रीजन होता है, एक होता है हमारा कॉर्टेक्स रीजन और एक होता है मिडला रीजन।
ये हमारा कॉर्टेक्स रीजन और ये हमारा मेडुला। मेडुला दो रीजन में होता है, आउटर मेडुला और एक इनर मेडुला। और यहाँ पर आप देखेंगे एक पिरामिड स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग रीनल पिरामिड बोलते हैं, रीनल पिरामिड बनते हैं। तो हम इस वाले पोर्शन को जूम आउट करेंगे, इस वाले पोर्शन को क्या करेंगे, जूम करेंगे और समझेंगे कि होता कैसे है। तो मान लीजिए ये हमारा हो गया कॉर्टेक्स वाला रीजन, ये हो गया हमारा कॉर्टेक्स वाला रीजन, और ये वाला हमारा हो गया मेडुला वाला रीजन किसी भी किडनी का, और ये हमारा हो गया पिरामिड। फिर से डायग्राम बनाते हैं। यहां पर क्या होता है कि पिरामिड होता है, रीनल पिरामिड जिसको बोलते हैं। अब देखिए किडनी में लोकेशन के अकॉर्डिंग नेफ्रॉन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक ऐसा नेफ्रॉन जो हमारा कॉर्टिकल्स वाला रीजन में होता है, कॉर्टिकल्स वाला रीजन में होता है। यहाँ पर ग्लोमेरुलर कैप्सूल बनाएगा और यहाँ पर लूप ऑफ हेनले बनाता है ऐसे, और लूप ऑफ हेनले इस मेडुला रीजन में ज़्यादा डीप में नहीं जाता है। जो कॉर्टेक्स में नेफ्रॉन होता है वो मेडुला रीजन में ज़्यादा डीप में, उसका जो लूप ऑफ हेनले होता है वो ज़्यादा डीप में नहीं जाता है। तो नॉर्मली ऊपर से ही क्या करेगा, वो कलेक्टिंग डक्ट बनाकर वापस से आ जाएगा। ये हो गया हमारा कॉर्टिकल नेफ्रॉन। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, एक ऐसा नेफ्रॉन होता है जो हमारा मेडुला वाले रीजन में ज़्यादा होता है। ये वाला पोर्शन क्या है हमारा कॉर्टेक्स वाला रीजन में, ये डीसीटी हमारा कॉर्टेक्स रीजन, पीसीटी कॉर्टेक्स वाला रीजन। और इस वाले रीजन में क्या होता है, ये देखिए ठीक, जो हमारा मिडला वाला रीजन में ये हमारा लूप ऑफ हेनले बहुत ज़्यादा डीप गया हुआ है। तो जिस नेफ्रॉन में जो लूप ऑफ हेनले होता है वो ज़्यादा डीप में जाता है, मिडला वाला रीनल पिरामिड के अंदर घुसता है, तो उसको बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। और जो वैसा नेफ्रॉन जो क्या था हमारा कॉर्टेक्स वाला रीजन में, उसका पोर्शन ज़्यादा था, और ये मेडुला वाला रीजन में, ये रीनल पिरामिड वाला रीजन में इसका जो क्या था लूप ऑफ हेनले ज़्यादा धंसा हुआ नहीं था इसके कंपैरिजन में, तो उसको हम लोग बोल देंगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, दोनों में क्या डिफरेंसेस देखने को मिलता है। सबसे फर्स्ट में आता है हमारा कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन, फिर एक आता है हमारा जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है, एक तो लोकेशन के बेस पे बता दिए, और भी कुछ डिफरेंसेस होते हैं उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्या होता है कि जो लूप ऑफ हेनले होता है हमारा कॉर्टिकल नेफ्रॉन का, ये जो लूप ऑफ हेनले है, ये लूप ऑफ हेनले, ये क्या होता है कि ज़्यादा डीप में नहीं गया होता है, तो हम लोग उसको लिख सकते हैं शॉर्ट लूप ऑफ हेनले। वहीं पर हम लोग जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन की बात करेंगे तो वो मेडुला रीजन जो रीनल पिरामिड है उसके अंदर धंसा हुआ होता है, तो उसमें क्या लिखेंगे हम लोग लॉन्ग
लूप ऑफ हेनले। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है कि जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है उसका ये लूप ऑफ हेनले वाला रीजन ज़्यादा डीप में नहीं गया होता है, इसलिए उसमें ज़्यादा वासा रेक्टा, ये जो वासा रेक्टा का फॉर्मेशन है वो देखने को नहीं मिलता है। ये वासा रेक्टा वाला प्रोसेस जो होता है वो देखने को नहीं मिलता है, जिसकी वजह से बहुत सारा मैकेनिज्म इसमें एब्सेंस होता है। तो उसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, इट डू नॉट हैव वासा रेक्टा, इट डू नॉट हैव वासा रेक्टा एंड पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। पेरीट्यूबुलर कैपिलरी वेल डेवलप नहीं होता है, वेल डेवलप्ड, नॉट वेल डेवलप्ड। नेक्स्ट इसमें हम लोग बात करेंगे कि इट हैज वासा रेक्टा एंड एज वेल एज पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। इट हैज वासा रेक्टा एंड पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। ये जो नेफ्रॉन है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, उसमें क्या था, वासा रेक्टा और पेरीट्यूबुलर कैपिलरी बोथ बहुत ज़्यादा डेवलप्ड देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ये जो लूप ऑफ हेनले होता है वो बहुत ज़्यादा डीप में धंसा हुआ होता है, किसमें, रीनल पिरामिड में। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है कि जो मेजर पार्ट होता है नेफ्रॉन का वो कॉर्टिकल रीजन में प्रेजेंट होता है। तो क्या लिखेंगे, मेजर पार्ट of the nephron lie in cortical region। और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, जो मेजर पार्ट होता है नेफ्रॉन का वो मेडुला में क्या होता है, लाई करता है। मेजर पार्ट लाई इन मेडुला, मेडुला में लाई करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है वो बहुत ज़्यादा हमारे किडनी में बहुत ज़्यादा उसी का नंबर्स होता है। मेनली 85 से 90% क्या होता है, जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है वो पाया जाता है। तो इसका कितना हो जाएगा परसेंटेज, 80 to 85% अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली। और इसका जो होता है, अब आप यहाँ पर समझ सकते हैं 85%, तो नॉर्मली क्या लिखेंगे, 15 से 20% इसका हो जाएगा, 15 से 20% अप्रोक्सीमेटली। ये नंबर्स एग्जैक्ट नहीं बताया जाता है क्योंकि प्रत्येक ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, नेफ्रॉन्स अलग अलग नंबर्स में पाए जाते हैं। अब देखिए ये जो होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन वो देखिए, क्योंकि आप समझिएगा हमारा जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन था उसमें जो लूप ऑफ हेनले था वो ज़्यादा डीप में नहीं गया था, मेडुला रीजन के डीप में, मेडुला रीनल पिरामिडल के डीप में नहीं गया था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले कर पाएगा, किस में, वाटर कंजर्वेशन में। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इट डू नॉट प्ले important role in water conservation, water conservations। और वहीं पर ये हम आपको बताएं लूप ऑफ हेनले बहुत ज़्यादा वासा रेक्टा का फॉर्मेशन करता है, ये कैपिलरीज बहुत ज़्यादा ओवरलैप होती हैं इस लूप ऑफ हेनले से, जिसकी वजह से एक मैकेनिज्म भी क्रिएट होता है, काउंटर करेंट मैकेनिज्म, वो हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। तो वो उस काउंटर करेंट मैकेनिज्म का मेन मोटिव क्या होता है, वाटर को कंजर्व करना है। तो ये वाला रीजन बहुत ज़्यादा जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में देखा जाता है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये प्ले ए इम्पॉर्टेंट रोल इन वाटर कंजर्वेशन, वाटर का कंजर्व करने में बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट प्ले करता है। कौन सा वाला नेफ्रॉन, जो मेडुला में होता है, जो जिसको जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन बोलते हैं। नेक्स्ट क्या होता है
देखिएगा कोई किडनी, अगर किडनी का डायग्राम देखिएगा, सपोज कीजिए ये किडनी है, तो यहाँ पे जो रीनल पिरामिड होता है वो बहुत ज़्यादा डार्क कलर का दिखता है। और वो डार्क कलर दिखने का मेन रीज़न क्या होता है कि ये वाला पोर्शन जो होता है उस रीनल पिरामिड में बहुत ज़्यादा कोइल्ड स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है, इसलिए वहाँ का अपीयरेंस क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, वो डार्क देखने को मिलता है। वो क्या होता है, डार्क देखने को मिलता है। तो डार्क देखने को मिलता है तो बहुत ज़्यादा क्या करेगा, वो वाटर का कंजर्वेशन भी करेगा। ठीक, वाटर का कंजर्वेशन करेगा तो हमारे बॉडी में फ्लूइड का जो फ्लूइड बैलेंस होता है, जो वाटर का बैलेंस होता है, वो प्रॉपर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बैलेंस रहता है। नेक्स्ट, इतना डिफरेंस समझने के बाद हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे फिजियोलॉजी। तो पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर्स में बहुत सारा ऐसे फंक्शंस हम लोग देख लिए थे, लेकिन जो रीनल सिस्टम है उसका मेन फंक्शन होता है यूरिन का फॉर्मेशन। तो नेक्स्ट हम लोग फिजियोलॉजी में यूरिन का फॉर्मेशन वाला प्रोसेस देखेंगे, द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम या फिर रीनल सिस्टम। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस का बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे यूरिन फॉर्मेशन का। यूरिन फॉर्मेशन का, तो यूरिन फॉर्मेशन कैसे करता है, कौन कौन सा प्रोसेस इसमें होता है, वो सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। तो मेनली क्या होता है, तो जो मेनली हम लोग बात करते हैं यूरिन का फॉर्मेशन का, तो उससे पहले हम लोग बात करेंगे यूरिन जो बनता है, जो यूरिन फॉर्मेशन होता है उसका मेन कंपोनेंट, मेन कॉम्पोजिशन होता क्या है, उसमें उसमें कौन कौन सा क्या होता है, कॉम्पोजिशन होता है, कौन कौन सा एलिमेंट्स होता है। और जो यूरिन का नॉर्मल पीएच होता है एवरेज, वो 5.5 से लेकर 8 होता है उसका नॉर्मल पीएच। कलर का बात करें, वो पेल येलो कलर का होता है, येलो कलर का होता है। ठीक, नेक्स्ट, इसका नॉर्मल वॉल्यूम का बात करें, पर डे कितना बनता है, तो 1.5 लीटर से लेकर 2 लीटर नॉर्मल इसका वॉल्यूम होता है। इसका कॉम्पोजिशंस का बात करें, इसका कॉम्पोजिशंस का बात करें तो उसमें हमारा 95% क्या होता है, H2O होता है। उसके बाद जो 2% होता है यूरिया होता है। और यूरिया का प्रोसेस आप पिछले वीडियो में देख लिए, यूरिया का फॉर्मेशन कैसे होता है। और यूरिया का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है यूरिया हमारा काउंटर करंट मैकेनिज्म में। मेनली इसका पार्ट्स होता है काउंटर करंट मल्टीप्लायर वाला सिस्टम, कंपोनेंट होता है, उसमें हम लोग अच्छे से देखेंगे क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 95 टू 97%। 3% में बहुत सारे कॉम्पोजिशंस आते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि क्रिएटिनिन हो गया, क्रिएटिनिन हो गया, फिर क्या हो गया हमारा यूरिक एसिड हो गया, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हो जाएंगे जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, और भी बहुत सारे कैल्शियम, ये सारा चीज होते हैं। फिर क्या होता है हमारा अमोनिया हो गया, बहुत सारे विटामिन हो गए, बहुत सारा हार्मोन्स हो गया, ये हमारे 3% के अंदर में आ जाते हैं। और एक स्पेसिफिक इसका क्रिएटिनिन का कितना, वो सारा चीज़ होता है, लेकिन एवरेज 3% में ये सारा चीज़ आता है। और भी कुछ आते हैं जिसको अभी हम लोग लिखेंगे नहीं, नॉर्मली वो आप समझ लीजिए कि इतने होते हैं। तो यूरिन फॉर्मेशन होने में मेनली 3 प्रोसेस को हम लोग पढ़ते हैं। यूरिन फॉर्मेशन का 3 प्रोसेस होता है। फर्स्ट होता है जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, नेक्स्ट क्या होता है हमारा ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन,
ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। और थर्ड में हमारा क्या होता है, ट्यूबुलर सिक्रीशंस। तो मेनली क्या होता है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है जो हमारा बाउमेंस कैप्सूल ग्लोमेरुलरी कैपिलरी में होता है। और उसका मैकेनिज्म हम लोग समझेंगे कि क्या होता है, कैसे फिल्ट्रेशन होता है, जो हमारा प्रेशर होता है कैसे एक्ट करता है। फिर आता है हमारा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। तो ग्लोमेरुलर कैप्सूल में, बाउमेंस कैप्सूल के अंदर जो वेस्ट चीज होता है उसको भी फिल्टर करता है, जो हमारे लिए यूजफुल होता है उसको भी फिल्टर आउट कर देता है। इसलिए जो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है वहां से रीअब्जॉर्ब होता है, जो हमारे यूजफुल चीज है वो रीअब्जॉर्प्शन होगा। और बाद में हमारे यूरिनरी सिस्टम को पता चलता है कि ब्लड में बहुत सारे ऐसे चीज को रीअब्जॉर्प्शन कर लिया है, या फिर पहले से ऑलरेडी टॉक्सिक चीज है तो उसको फिर हमारे ब्लड से सेक्रेट करता है टिब्यूल्स नेफ्रॉन के अंदर, और वापस से वो यूरिन का फॉर्मेशन करता है। तो नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि जो फिल्ट्रेशन होता है वो क्या होता है, बहुत ही हाई प्रेशर के कंट्रोल में होता है, बहुत हाई प्रेशर के कंट्रोल में होता है। तो नॉर्मली क्या होता है, आपको पता होगा नेफ्रॉन जो हमारा होता है, ये हमारा नेफ्रॉन, ये हमारा लूप ऑफ हेनले, ये हमारा डीसीटी, और ये हमारा कलेक्टिंग डक्ट, ये हमारा कलेक्टिंग डक्ट। ठीक, फिर क्या होता है देखिए, ये जो हमारा एफरेंट आर्टरी आता है ये ग्लोमेरुलाई बनाता है। यहाँ से क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, फर्स्ट प्रोसेस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और जो फिल्ट्रेशन हो गया तो ये बाउमेंस कैप्सूल वाले रीजन में होता है। तो बाउमेंस कैप्सूल वाले रीजन में क्या होता है, जितना फिल्ट्रेशन हुआ है सारा चीज ये बाउमेंस कैप्सूल में होता है। ठीक, तो जो यूजफुल होता है वो भी, जो हमारे लिए यूजफुल नहीं होता उसको भी फिल्टर कर देता है। तो फिर क्या होता है, इस वाले पोर्शन में आने के बाद क्या होता है कि जो पीसीटी वाला आपको पहले बताया एवरेज 65%, तो ये हमारा रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। यहाँ से क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है हमारे ब्लड में। तो ये हमारा सेकंड प्रोसेस हो गया रीअब्जॉर्प्शन, उसको भी समझेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्या होता है कि इसको पता चलता है कि हमारे ब्लड में बहुत सारे टॉक्सिक चीज है अभी, वो क्या करता है, टॉक्सिक चीज को वापस से इसमें इस वाले पोर्शन में छोड़ता है एक्टिव प्रोसेस के थ्रू। इस वाले रीजन, एक्टिव प्रोसेस मतलब बाय द ट्रांसपोर्टर, बाय यूजिंग द एटीपी एनर्जी, इस वाले रीजन में वापस से छोड़ता है, जिसको बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन। इस ट्यूब्यूल्स में सिक्रीट हो रहा है, क्या हो रहा है, ये ब्लड से इस वाले रीजन में सिक्रीट हो रहा है, और वापस से क्या कर रहा है, ये यूरिन का फॉर्मेशन होता है। मेनली इन तीन चीज को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कुछ बेसिक प्रिंसिपल होता है उसको जान लेते हैं कि कैसे होता है। तो बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जितने भी फिल्टर हुआ है उसको हम लोग यूरिन नहीं बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट बोलते हैं। अगर वो कलेक्टिंग डक्ट में आ गया तो उसको बोल देंगे यूरिन, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा प्रोसेस चलता है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रेशंस, काउंटर करंट मैकेनिज्म। ठीक, तो ये चीज़ चलता है। और मेनली जो कलेक्टिंग डक्ट होता है, बहुत सारे डायग्राम में आप लोग समझते होंगे कि ये क्या रीजन है, ये क्या है। ठीक, तो कहने का मतलब ये नेफ्रॉन इससे जुड़ा हुआ है, इसी प्रकार के बहुत सारा नेफ्रॉन जो होता है इससे जुड़ा होता है। यहाँ पर नेफ्रॉन होगा एक, ये वाला हो सकता है किसी और नेफ्रॉन से जुड़ा होगा। तो कलेक्टिंग डक्ट हमारा नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है। ठीक, कलेक्टिंग डक्ट बहुत सारे नेफ्रॉन का एक सिंगल पाथवे होता है। बहुत सारा नेफ्रॉन क्या होता है, एक सिंगल पाथवे में खुलता है, जिसको हम लोग कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। ठीक, इस तरह से होता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है कि जो मोस्ट ऑफ द फिल्ट्रेट होते हैं, जो मोस्ट ऑफ द फिल्ट्रेट क्या होता है कि वो यूरिन का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। बहुत सारे यूजफुल होते हैं जो हमारा रीएब्जॉर्प्शन होता है, और बहुत ज़्यादा फिल्ट्रेट होते हैं जो फिल्टर होते हैं, और बहुत ज़्यादा जो ग्लोमेरुलाई में आते हैं वो फिल्टर भी नहीं होते हैं। जैसे आपको बता दिया एक्सेप्शन में, आरबीसी, प्लाज्मा प्रोटीन, वो सारा फिल्टर नहीं होता है, वो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम में वापस से चला जाता है। नेक्स्ट क्या होता है कि जो यूजफुल सब्सटेंस होता है, जो यूजफुल सब्सटेंस उसको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। फिर से वही वाला बात, ये प्रिंसिपल्स है बेसिक। जो यूजफुल सब्सटेंस होगा उसको नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल्स से उसको
रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। नेक्स्ट क्या होता है कि जो रिमेनिंग बच जाता है यूजफुल सेक्रेशन और रीअब्जॉर्प्शन और सेक्रेशन के बाद जो कुछ भी बच जाता है वेस्ट प्रोडक्ट, उसको क्या बोलते हैं, वो ट्यूबुलर के द्वारा, इस ट्यूब्यूल्स के द्वारा सिक्रीट कर दिया जाता है और उसको यूरिन बोला जाता है। ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल होते हैं। अब समझते हैं कि ड्यू टू वेरी हाई प्रेशर, कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर के वजह से क्या होता है, ग्लोमेरुलाई में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे लिए क्या होता है कि 90 to 99% फिल्ट्रेट जो हमारे इसमें फिल्टर हुआ है, बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से 90 से 99% तक फिल्ट्रेशन यहाँ पर होता है। नॉर्मल आपको बताएं GFR 24 घंटा में 180 लीटर पर डे। लेकिन हमारा इतना तो फिल्ट्रेशन होता है, ये यहाँ से एक दिन में इतना फिल्ट्रेशन होता है, लेकिन यूरिन में उतना नहीं आता है। नॉर्मली इसका 1 से 1% होता है, इसका 1% या फिर 1.5% बोल सकते हैं। तो इसका 1 से 1.5% नॉर्मली क्या होता है, यूरिन का फॉर्मेशन होता है। 1 से 1.5% नॉर्मली हम मान लेते हैं 2 लीटर यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो ये हमारा फिल्ट्रेशन हुआ है 180 लीटर, लेकिन यूरिन का फॉर्मेशन हुआ सिर्फ 2 लीटर, क्योंकि ये प्रोसेस होता है यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन वाला प्रोसेस होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि 99% क्या होता है, जो 100% फिल्ट्रेशन में से 99% रीअब्जॉर्ब हो जाता है, सिर्फ सिंगल 1% ही यूरिन का फॉर्मेशन हुआ था, पहले उसको हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि आफ्टर रीअब्जॉर्प्शन होने के बाद जो हम लोग वाटर प्रोडक्ट देखते हैं वो क्या होता है, वो आपस से सिक्रीट होता है। और यही 3 प्रोसेस मेनली इन्वॉल्व होते हैं हमारा यूरिन के फॉर्मेशन में। ये अल्ट्राफिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रेशन, ये 3 प्रोसेस के बाद हमारा यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन होता क्या है, टॉपिक डालेंगे अल्ट्राफिल्ट्रेशन। यूरिन फॉर्मेशन में फर्स्ट टॉपिक क्या होगा हमारा, अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्या होता है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन मतलब द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड अंडर ए वेरी हाई प्रेशर, अंडर ए वेरी हाई प्रेशर, उसको क्या बोलते हैं, अल्ट्राफिल्ट्रेशन। कौन से वाला प्रेशर में, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर में जो फिल्ट्रेशन होता है उसको बोलते हैं अल्ट्राफिल्ट्रेशन। और ये होता क्या है, मेनली अकर इन क्या होता है हमारा ग्लोमेरुलस प्लस बॉम्बिस कैप्सूल, जिसको रीनल कार्पसल्स भी बोलते हैं। रीनल कार्पसल्स को किसको बोलते हैं, ग्लोमेरुलस प्लस बॉम्बिस कैप्सूल को बोलते हैं। ठीक, अगर हम लोग इसका स्टेप का बात करें कि कितने स्टेप में होते हैं, तो उसमें हम लोग क्या देखेंगे कि फर्स्ट में क्या होता है कि जो ब्लड है वो हमारा एंटर करता है किसमें, एफरेंट आर्टरियोल्स में। ब्लड एंटर करेगा एफरेंट आर्टरियोल्स में। ब्लड एंटर करता है हमारा एफरेंट आर्टरियोल्स में। नेक्स्ट क्या होता है, ब्लड प्रेशर के वजह से, अंडर द वेरी हाई प्रेशर, ब्लड के प्रेशर की वजह से क्या होता है, ग्लोमेरुलस कैपिलरी में क्या होता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है। हमारा एफरेंट आर्टरियोल्स में ब्लड एंटर किया, वहां पर क्या होगा, ब्लड प्रेशर हाई इन ग्लोमेरुलस स्ट्रक्चर देखे, उसमें ब्लड जा रहा था, वहाँ का प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ गया, वहाँ का प्रेशर बढ़ रहा था। ठीक, और प्रेशर बढ़ने की वजह से जो फोर्स लगता है, द प्रेशर फोर्स वाटर जो
जो ब्लड हमारा एंटर किया था उसका फोर्स बना, उसका क्या हुआ, प्रेशर वहां पर लगा, जिसको हम लोग हाई प्रेशर बोल रहे हैं। सपोज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ब्लड आया था, यहाँ पर जो ब्लड आया था, वो ब्लड यहाँ पर आने के बाद बहुत ही ज़्यादा प्रेशर जनरेट होता है। यहाँ पर कुछ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। यहाँ से क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। ये वाला प्रोसेस जहाँ होता है वहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। तो ये जो प्रेशर जनरेट हो रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि वाटर और बहुत ही स्मॉल अमाउंट में जो सॉल्यूट होते हैं वो फिल्टर होते हैं। यहाँ पर जो प्रेशर जनरेट हो रहा है ब्लड के आने से, वो क्या होता है कि वहाँ का प्रेशर जनरेट होने की वजह से यहाँ से कुछ लीक करना स्टार्ट होता है। इस ग्लोमेरुलर कैपिलरी से क्या होता है, लीक करना होता है। उसमें बहुत सारा वाटर होता है या फिर बहुत सारे कुछ अमाउंट में सॉल्यूट भी देखने को मिलता है, जैसे हमारा सोडियम हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, वो चीज़ होता है। तो क्या होता है कि जो प्रेशर हो है ड्यू टू द हाई प्रेशर, ड्यू टू हाई प्रेशर, वाटर एंड सम सॉल्यूट या फिर बोल सकते हैं मॉलिक्यूल्स, सम मॉलिक्यूल्स out from the glomerular capillary and leak into Bowman's capsule। Bowman's capsule में लीक करता है, बहुत सारे यहाँ पर मेम्ब्रेन्स होते हैं, उसको क्रॉस करने के बाद इस वाले रीजन में क्या होता है, आ जाता है। और यहाँ पर आने के बाद उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, द फिल्ट्रेट। उसको क्या बोलेंगे, उसका मतलब द फिल्टर मॉलिक्यूल्स कॉल्ड फिल्ट्रेट, द फिल्टर्ड मॉलिक्यूल्स इन बाउमेन्स कैप्सूल कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग फिल्ट्रेट। उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको फिल्ट्रेट बोल देते हैं। अब नेक्स्ट क्या होता है, जो फिल्ट्रेट होता है, यहां पर समझिएगा कैसे होता है, प्रेशर हाई जनरेट कर सकता है, बहुत सारे बैरियर्स को क्रॉस करता है। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं, ये मान लीजिए हमारा बाउमेन्स कैप्सूल है, ठीक, बाउमेन्स कैप्सूल है। बाउमेन्स कैप्सूल में डायग्राम बहुत ही क्लियर होना बहुत जरूरी है। ये हमारा कैपिलरी है, ठीक। नेक्स्ट क्या है कि जो ये कैपिलरी होता है, वो कैपिलरी के अंदर होता है इंडोथेलियल सेल्स। ये इंडोथेलियल सेल्स की वजह से बना होता है। ये इंडोथेलियल सेल्स का बना होता है। और जो नेक्स्ट होता है, ये जो सेल्स होता है, इसको विसरल एपिथेलियल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, और फूड प्रोसेस होने की वजह से इसको पोडोसाइट्स भी बोलते हैं। पोडोसाइट्स, इसको हम लोग क्या बोल दिए, इंडोथेलियल सेल्स, इंडोथेलियल सेल्स। और जो बाहर से जो कैपिलरी बनाया है, बाहर से जो लेयर्स है इसका, जिस सेल से बना हुआ होता है, उसको बोलते हैं पैराइटल एपिथेलियल सेल्स। उसको क्या बोलेंगे, पैराइटल एपिथेलियल सेल्स। ये कुछ सेल्स होते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जब ब्लड का सप्लाई होता है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर जनरेट होने की वजह से यहाँ पर कुछ पोर्स होता है। क्या होता है, पोर्स होता है।
जिसके वजह से फिल्टर होता है, ये ब्लड क्या होता है, फिल्टर होता है, प्लाज्मा क्या होता है, फिल्टर होता है, और फिल्टर होने के बाद ये कैप्सूल्स में आ जाता है, ये कैप्सूल्स में आ जाता है। तो नॉर्मली ये जो सेल्स है, ये बाहर वाला जो सेल्स है, इसको क्या बोल दिया हम लोग, पैराइटल एपिथेलियल, ठीक। और जो ब्लड के सेल्स के जो अंदर वाला सेल्स था उसको हम लोग बोल देंगे एंडोथेलियल सेल्स। और नेक्स्ट जो ये जो अंदर से एक एपिथेलियल सेल्स है जिसका फूड प्रोसेस जैसा शेप है उसको बोल देते हैं पोडोसाइट्स, ठीक, उसको क्या बोल देंगे, पोडोसाइट्स। नेक्स्ट जो ये फिल्ट्रेट है, ये जो ब्लड से फिल्टर हुआ है उसमें बहुत सारा कॉम्पोजिशन होता है, बहुत सारा क्या होता है, कॉम्पोजिशन होता है। जैसे नॉर्मली याद रखने के लिए हम लोग लिख लेंगे, ग्लूकोज होता है, यूरिया होता है, ग्लूकोज होगा, यूरिया होता है, H2O होता है, मिनरल्स होता है, यूरिक एसिड होता है, क्रेटिनिन होता है, फिर क्या होता है, विटामिन्स होता है, क्या होता है, विटामिन्स होता है, फिर क्या होता है, वाटर, लिख लिए वाटर, फिर हमारा कुछ सॉल्ट्स होता है, कुछ हार्मोन्स होता है, हार्मोन्स प्रोटीन होता है, वो भी इसको भी फिल्टर करता है, ठीक। और वैसे सब्सटेंस जो इस यहाँ से फिल्टर नहीं होता है, जो फिल्टर नहीं होता है, नॉट फिल्टर्ड, नॉट फिल्टर, वो क्या होता है, फिल्टर नहीं होता है। जैसे हमारा ब्लड सेल्स हो गया, ब्लड सेल्स होता है, ठीक। और कुछ होता है प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन। अब देखिए, अगर ब्लड सेल्स फिल्टर होता तो हमारा यूरिन में रेड ब्लड सेल्स अगर यहाँ से फिल्टर होता है कुछ ब्लड सेल्स, तो यूरिन में क्या देखने को मिलता है, ब्लड, खून देखने को मिलता है, ठीक। तो नॉर्मली ब्लड में खून देखने को तब मिलता है जब ये वाला एंडोथेलियल सेल्स में डिफॉर्मिटी जाता है। अगर यहाँ पर कोई इन्फेक्शन हुआ, यहाँ का लेयर्स कट गया, फट गया, तो यहाँ से ब्लड लीक आउट करेगा और हमारा यूरिन में देखने को मिलता है। वो बहुत सारा कंडीशंस देखने को मिलता है, बहुत सारे कंडीशंस में क्या होता है, प्रोटीन, इस वाले कंडीशन में इसका इन्फ्लेमेशन हो जा रहेगा, ग्लोमेरुलस में कुछ प्रॉब्लम होगा, तो यहाँ से ब्लड सेल से भी फिल्टर आउट होगा, ठीक। ये फिल्टर आउट होने के बाद हमारा यूरिन में वो ब्लड दिखता है, ठीक। बहुत सारे कंडीशन आता है, जैसे हमारा नेफ्राइटिक सिंड्रोम हो गया, ठीक, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया, ठीक। ये सारा कुछ हीमोचूरिया जिसको बोलते हैं, हीमोचूरिया उस वाले कंडीशन में देखने को मिलता है, प्रोटीन यूरिया देखने को मिलता है, ठीक। ये सारा चीज़ कुछ कंडीशन देखने को मिलता है, इसमें डिफॉर्मिटीज होने के कारण वो प्रोसेस देखने को मिलता है, ठीक। और नॉर्मल हम लोग पढ़ लिए जो यहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है वो 125 ml GFR होता है पर मिनट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्या होता है कि यहाँ पर जो प्रेशर जनरेट हो रहा है वो कैसे हो रहा है, उसका क्या प्रोसेस है उसको देख लेते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के अंदर ही वो आएगा, प्रेशर जनरेट होगा जिसके वजह से फिल्ट्रेशन होता है। तो हम लोग नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर पढ़ते हैं कि कितना नेट प्रेशर जनरेट हो रहा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि फिल्ट्रेशन हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, एक टोटल प्रेशर, इट इज ए टोटल प्रेशर, लिखते हैं इसको, इट इज ए टोटल प्रेशर एट विच it is the total pressure at which क्या होता है, ड्राइव फिल्ट्रेशन, एट विच ड्राइव फिल्ट्रेशन, मतलब फिल्ट्रेशन कराया जाता है ऑफ फ्लूइड फ्रॉम, किसका कराया जाता है, फ्लूइड का, ऑफ फ्लूइड्स फ्रॉम, कहां से कराया जाता है, फ्रॉम द ग्लोमेरुलर कैपिलरी, फ्रॉम द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, कहां से हो रहा है ये, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हो रहा है, कहां पे हो रहा है, इनटू द बाउमेंस कैप्सूल, यहां से डायरेक्ट यहां इनटू द बाउमेंस कैप्सूल, बाउमेंस
कैप्सूल। इसका कहने का मतलब है ये टोटल प्रेशर जिसमें हमारा फिल्ट्रेशन हो रहा है फ्लूइड का ग्लोमेरुलर कैपिलरी से बाउमन्स कैप्सूल में कितना प्रेशर जनरेट हो रहा है कि फिल्ट्रेशन हो रहा है। तो उसमें क्या होता है कि नॉर्मल जो प्रेशर जनरेट होता है वो उसको हम मानते हैं 10 to 20 mm Hg का प्रेशर होता है जिसमें फिल्ट्रेशन होता है। नेक्स्ट इसको कैलकुलेट भी करेंगे, इसको क्या करेंगे कैलकुलेट भी करेंगे। अब बात करते हैं कि अगर यहाँ पर ब्लड प्रेशर बढ़ता है, बीपी बढ़ता है, तो हमारा फिल्ट्रेशन भी बढ़ता है। आपको पता चल रहा है क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है, ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होगा तो फिल्ट्रेशन भी ज़्यादा होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ब्लड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फिल्ट्रेशन, ब्लड फिल्ट्रेशन। या फिर इसको लिख सकते हैं GFR, ब्लड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द GFR। मतलब जितना ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा उतना ज़्यादा हमारा GFR बढ़ता है, ठीक, फिल्ट्रेशन बढ़ेगा। नेक्स्ट क्या होता है, अगर हमको नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर निकालना होगा, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर निकालना होगा तो सबसे क्या करना पड़ता है कि हम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो ग्लोमेरुलस है, जो ग्लोमेरुलर है उसमें जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर में जो टोटल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है उसमें से हम लोग माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर को, ऑस्मोटिक प्रेशर को, और साथ साथ किसको हम लोग करेंगे बाउमन्स कैप्सूल के हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, बाउमन्स कैप्सूल के हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को। नॉर्मली क्या है जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, हमारा जो ग्लोमेरुलर है, जो ग्लोमेरुलर है उसमें हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर देखते हैं कितना है और उसमें से माइनस करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस बाउमन्स कैप्सूल का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। समझते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होता है? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर उसको बोलते हैं कि जो ब्लड हमारा ब्लड वॉल्स पे लगाता है। नॉर्मली क्या है समझिएगा, एक मान लीजिए ये ग्लोमेरुलाई है, इस ग्लोमेरुलाई को हम लोग सीधा करते हैं, अनफोल्ड करेंगे। मान लीजिए इस ग्लोमेरुलाई को क्या कर रहे हैं, अनफोल्ड कर रहे हैं, इसको हम लोग सीधा कर रहे हैं, ठीक। तो देखिए जो ब्लड एंटर करता है हाई प्रेशर से, वो हाई प्रेशर से एंटर करेगा तो ये ब्लड वॉल पे प्रेशर जनरेट करता है, ब्लड के वॉल पर प्रेशर जनरेट करता है, ठीक। तो प्रेशर जनरेट करता है उसको बोलेंगे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा लिखते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के बारे में, बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट ना हो उससे पहले हम लोग क्लियर कर लेंगे कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता क्या है। ग्लोमेरुलर, ये ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर उसको बोलते हैं कि द प्रेशर जनरेटेड बाय ब्लड ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। प्रेशर जनरेटेड बाय ब्लड ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। ये जो ब्लड वेसल्स है इसके दीवार पर ये जो ब्लड पास हो रहा है उसके द्वारा फोर्स लगाया जा रहा है। नॉर्मली जो एक ट्यूब होता है, जो पाइप होता है, उसमें भी अगर प्रेशर से हम लोग पानी छोड़ते हैं तो वो प्रेशर की वजह से पाइप फूल जाता है, उसमें प्रेशर लगाता है तभी फूल जाता है, ठीक। फिर क्या होता है कि अगर प्रेशर जनरेट कर रहा है तो वो फ्लूइड को धक्का देगा, ठीक, बाउमन्स कैप्सूल पे धक्का देगा। तो फ्लूइड क्या होता है, पुश फ्लूइड इनटू बाउमन्स कैप्सूल। तो यहां से जो बाउमन्स कैप्सूल था, यहां पर बाउमन्स कैप्सूल पे ये वाला फ्लूइड पुश करेगा,
धक्का देगा, पुश द फ्लूइड्स इनटू द बाउमन्स कैप्सूल। और जो इसका प्रेशर होता है, इस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है 60 mm ऑफ Hg होता है, नॉर्मल होता है एवरेज पर्सन में। कितना होता है? 60 mm Hg होता है हमारा प्रेशर। ये ब्लड द्वारा लगाया गया प्रेशर 60 mm ऑफ Hg होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो ऑस्मोटिक ब्लड प्रेशर है उसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट हम लोग देख लिए ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, नेक्स्ट हम लोग जानेंगे ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर। ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर ये क्या होता है? कि द प्रेशर जनरेटेड बाय प्लाज्मा प्रोटीन, जो प्रेशर प्लाज्मा प्रोटीन द्वारा लग रहा है, प्रेशर जनरेटेड बाय प्लाज्मा प्रोटीन किस पे लगा रहा है हमारा? ऑन इन ब्लड, ऑन ब्लड वेसल्स। ये भी ब्लड वेसल्स पे प्रेशर लगा रहा है, लेकिन वो प्रेशर कैसे लग रहा है? ये अंदर से हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लग रहा था, वो बाहर से लग रहा है, और इसको हम लोग बोल दिए ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर। अब वो नॉर्मली कितना लगा रहा है? वो नॉर्मली कितना लगा रहा है? तो 35 mm Hg। ये कितना लगा रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर? 35 Hg। अगर मान लीजिए ये प्रेशर बाहर से लगा रहा है इस कैपिलरी पे, तो क्या करेगा? अगर ये बाहर से अगर कैपिलरी पे लगा रहा है प्रेशर, तो क्या करेगा? जो पानी लीक कर रहा था उसको अंदर ढकेलेगा। तो जैसे यहाँ पर फ्लूइड को पुश कर रहा था, इस प्रेशर को लग रहा था, तो यहाँ से फ्लूइड इसमें आ रहा था, तो ये बाहर से अंदर की ओर प्रेशर लगाएगा, तो जो लीक करने वाला था वो लीक नहीं करेगा। तो नेक्स्ट लिख सकते हैं पुश द फ्लूइड इनटू द ग्लोमेरुलाई। इनटू द ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस ले वापस से कर देगा। और इसका अप्रोक्सीमेटली नेक्स्ट प्रेशर कितना होता है? इसका प्रेशर कितना था? 60 था, इसका 35 mm ऑफ Hg होगा। ये प्रेशर जनरेट करता है हमारा बाहर से ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि ये बाउमन्स कैप्सूल का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होता है? कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है वो जो फिल्ट्रेट द्वारा लगाया जा रहा है। मान लीजिए यहाँ से पहले से कुछ फिल्ट्रेट हो रखा है, और इसमें जो फिल्ट्रेट हुआ है वो वापस से इस पे ब्लड कैपिलरी पे क्या कर रहा है? प्रेशर लगा रहा है। मतलब बाहर से दो प्रेशर जनरेट कर रहा है, एक ऑस्मोटिक प्रेशर जो 35 mm Hg का है, और कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। कैप्सूल का जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर मेनली क्या करता है? ये इस सेल पे, यहाँ पे जो सेल है, इस सेल्स पे ये जनरेट करता है, और सेल्स पे जनरेट करने की वजह से इस ब्लड वेसल्स पे भी जनरेट कर देता है। तो वापस से क्या करेगा? फ्लूइड को उस कैपिलरी में ही रखने की कोशिश करेगा। तो नॉर्मली इसका क्या होता है? जो नॉर्मली क्या होता है कि इसका जो प्रेशर होता है कैप्सुलर का, वो होता है 15 mm Hg। तो ये कौन सा प्रेशर हुआ? जो प्रेशर ऑफ फिल्ट्रेट, प्रेशर ऑफ फिल्ट्रेट। ये फिल्ट्रेट द्वारा वापस से प्रेशर लगाया जा रहा है इस ब्लड कैपिलरी पर। ये प्रेशर ऑफ फिल्ट्रेट क्या कर रहा है? प्रेशर ऑफ फिल्ट्रेट एक्ट ऑन, किस पे एक्ट कर रहा है?
बाउमेंस कैप्सूल पर जनरेट बाय बाउमेंस कैप्सूल, जनरेट बाय बाउमेंस कैप्सूल। ये बाउमेंस कैप्सूल के अंदर जो फिल्ट्रेट है वापस से वो प्रेशर लगा रहा है, उस प्रेशर को लगाने उसका जो अप्रोक्सीमेटली जो प्रेशर का नंबर से वो नॉर्मली कितना होता है, वो होता है 15 mm ऑफ Hg। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे जो नेट प्रेशर फिल्ट्रेशन है। तो नेट प्रेशर फिल्ट्रेशन मतलब ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। तो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कितना है हमारा, वो है हमारा 60 mmHg। लास्ट में यूनिट को मेंशन करेंगे। फिर हमारा माइनस था, फिर हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है, ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो बाहर से लगा रहा था वो कितना है 35 mm ऑफ Hg प्लस, और जो बाउमेंस कैप्सूल का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है ये बाहर से कितना अंदर से बाहर की ओर प्रेशर लगा रहा है, वो कितना लगा रहा है, वो 15 mm ऑफ Hg लगा रहा है, 15 mm ऑफ Hg। तो 60 माइनस 35 प्लस 15 50, जो टोटल प्रेशर जनरेट करेगा वो 10 mm ऑफ Hg का होगा, ठीक। और जो 10 mm ऑफ Hg है वो हमारा ब्लड प्रेशर इस ब्लड वेसल्स का है। टोटल इसका 60 था, ठीक। और जो बाहर से दोनों लगा रहा है वो ये है 35 प्लस 15। फिर भी इसका प्रेशर ज़्यादा है, इस ब्लड कैपिलरी का प्रेशर ज़्यादा है और ये 10 mmHg प्रेशर इसका ज़्यादा है। अब बताइए, अब वापस से अगर सारा पोजीशन नापने के बाद पता चला कि इसी का प्रेशर ज़्यादा है तो ये लीक आउट करेगा, ये बाहर लीक आउट करेगा, ये लीक आउट करेगा और ये यूरिन का फॉर्मेशन करेगा। तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना है 10 mm ऑफ Hg। और वही 10 mm ऑफ Hg की वजह से क्या होता है, जो हमारा ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, ठीक, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। और नॉर्मली देखा जाए तो क्या होता है कि ये था हमारा ट्यूबुलर, ये हमारा था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हम लोग पढ़ रहे थे कि कैसे हमारा प्रेशर जो जनरेट करके फिल्टर कर रहा है वहाँ से, यहाँ से फिल्टर होती है, ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन था। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन फर्स्ट था हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। तो एक हम लोग डायग्राम बना लेते हैं फटाक से। ये हमारा नेफ्रॉन हो गया, ठीक, एक नॉर्मली समझने के लिए। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक क्या डालते हैं, सेकंड वाला, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। यूरिन फॉर्मेशन का 3 प्रोसेस पढ़े थे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हम लोग पढ़ लिए, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन क्या होता है, ये हमारा यूरिन फॉर्मेशन का सेकंड प्रोसेस होता है, सेकंड प्रोसेस होता है, यूरिन फॉर्मेशन का हमारा सेकंड प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस के वजह से, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन के वजह से जो भी हमारा यूजफुल सब्सटेंस था, जैसे वाटर हो गया, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारा रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। जैसे यहाँ से फिल्टर बना, फिल्ट्रेट हुआ और वापस से हमारा रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। ये जो हमारा ब्लड कैपिलरी है, ब्लड वेसल्स, यहाँ से क्या होता है रीअब्जॉर्प्शन होता है। इसे रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। यहाँ से रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, यहाँ से बहुत सारा ब्लड वेसल्स होता है, बाकी वापस से क्या होता है रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। इसमें क्या बोलते हैं कि द प्रोसेस बाय विच द यूजफुल सब्सटेंस एंड वाटर आर रीअब्जॉर्ब्ड। द प्रोसेस बाय विच द यूजफुल सब्सटेंस, जैसे वाटर फिल्टर हुआ और भी कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है, रीअब्जॉर्ब फ्रॉम द फिल्ट्रेट। ये फिल्ट्रेट से रीअब्जॉर्ब हो गया, फिल्टर इनटू द रीनल ट्यूब्यूल्स, इनटू द रीनल ट्यूब्यूल्स एंड बैक टू द ब्लड।
इसमें क्या लिखेंगे, द प्रोसेस बाय विच, नॉर्मली समझते हैं एक प्रोसेस होता है जिसमें जो फिल्टर्ड ब्लड, ये फिल्ट्रेट बना है, इसमें जो यूजफुल सब्सटेंस होता है वापस से रीएब्जॉर्ब हो जाता है हमारे ब्लड में, उसी प्रोसेस को बोलते हैं ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। इसको आप लोग खुद से लिखेंगे। और जो मोस्ट कॉमन साइट्स होता है रीएब्जॉर्प्शन का, वो हमारा होता है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पर आपको बता दें 65% रीएब्जॉर्प्शन होता है। और जो मेरा मेन जो यूजफुल सब्सटेंस होता है, यहीं से हमारा रीएब्जॉर्प्शन होता है। और जो यूजफुल सब्सटेंस कौन कौन सा होता है, यूजफुल सब्सटेंस क्या क्या होता है, नॉर्मली ग्लूकोज, क्या होता है, सोडियम, अमाइनो एसिड, ये सारा ग्लूकोज लेवल, ये ग्लूकोज, ये सारा कुछ हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हमारा हो गया ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, ठीक। और हमारा जो ग्लोमेर, ये जो हमारा नेफ्रॉन है, डिफरेंट रीजन ऑफ आवर नेफ्रॉन रीएब्जॉर्ब डिफरेंट थिंग्स। कहने का मतलब है कि जो डिफरेंट रीजन है हमारा नेफ्रॉन का, जैसे पीसीटी हो गया, लूप ऑफ हेनले हो गया, डीसीटी हो गया, कलेक्टिव, तो बहुत सारे डिफरेंट रीजन में बहुत सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स का क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है, उसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा हो गया पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, यहाँ पर जो मोस्ट कॉमन होता है ग्लूकोज और अमाइनो एसिड का, ग्लूकोज और अमाइनो एसिड दोनों का 100% रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारा यूरिया आता है, सोडियम आता है, फिर से पोटासियम आता है, यूरिया, सोडियम, पोटेशियम। यूरिया कितना रीएब्जॉर्ब होता है, 50% रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है यहाँ से 50% रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है हमारा यूरिया का। और 50% क्या होता है, यूरिन में वापस निकल जाता है। और जो यूरिया होता है हमारा ऑस्मोलारिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यूरिया बेशक हमारे लिए एक टॉक्सिक चीज़ है, लेकिन हमारा किडनी का ऑस्मोलारिटी को मेंटेन करने के लिए यूरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग समझेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म में, ठीक। फिर सोडियम का 70% रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है, पोटेशियम का रीएब्जॉर्प्शन होता है। बहुत सारे होते हैं जो एलिमेंट्स होते हैं, वो क्या होता है, उसका यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन होता है और वो हमारे लिए बहुत यूजफुल होता है। कहाँ पर हमारा पीसीटी, ये फर्स्ट पार्ट होता है हमारा नेफ्रॉन का पीसीटी। जैसे हमारा फास्फोरस हो गया, फॉस्फेट, कैल्शियम, फॉस्फेट हो गया, कैल्शियम हो गया, और क्या होता है, मैग्नीशियम हो गया, और मोस्ट कॉमन देखा जाए हमारा वाटर, H2O। तो नॉर्मली जो फास्फोरस होता है वो 70% होता है, ये भी ऑलमोस्ट क्या होता है, 70% ही होता है। मैग्नीशियम 30%, और नॉर्मल जो वाटर होता है यहाँ से पीसीटी वाले पोर्शन से 70% रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अपना लूप ऑफ हेनले का। लूप ऑफ हेनले, तो लूप ऑफ हेनले वाले रीजन में मोस्टली क्या होता है कि ये जो पार्ट होता है ये वाटर परमिएबल होता है, मतलब वाटर का यहाँ से लीक आउट होता है। यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता है, सिर्फ लीक आउट होता है, यहाँ से रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो रीएब्जॉर्प्शन वाला पार्ट ये वाला हमारा हो गया रीएब्जॉर्प्शन। यहाँ से वाटर लीक आउट नहीं होता है, लेकिन जितने भी सोडियम्स हो गए, बहुत सारे जो सॉल्ट हो गए, वो वहाँ पर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है हमारा ब्लड में। यहाँ से लीक आउट होगा और ब्लड में रीएब्जॉर्प्शन होता है। जो हम ब्लड बनाए थे वासा रेक्टा, वहाँ से रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो कौन कौन सा मेन कंपोनेंट्स होंगे जो यूजफुल सब्सटेंस हो जाएंगे, तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं सोडियम हो गया, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जो हमारा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से रीएब्जॉर्प्शन होता है। कहाँ से, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से। और मेनली इसका 25%, इसका 25%, इसका 20%, इसका कितना होता है कैल्शियम का 25% और मैग्नीशियम का 80%। यहाँ से होता है हमारा रीएब्जॉर्प्शन। पीसीटी से 30% था और यहाँ से 60%। कैल्शियम का यहाँ पर 25% था और यहाँ पर कैल्शियम का 70%, बचा 5%। तो नेक्स्ट वाले पार्ट में इसका रीएब्जॉर्प्शन होता है। जैसे हमारा डीसीटी वाला रीजन थर्ड में, इसमें कौन कौन से यूजफुल सब्सटेंस होंगे, जैसे हमारा सोडियम,
कैल्शियम, मैग्नीशियम, यूरिया, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, यूरिया, ये कितने कितने परसेंट होंगे? 5, 8, 5, 5%, 8%, 5%। यूरिया 60 यहाँ पर था, सॉरी यहाँ पर सिर्फ 50% था, और ये यूरिया यहाँ पर कंडीशनली होगा। कंडीशनली मतलब आवश्यकता के अनुसार यहाँ पर इस DCT वाला पोर्शन में यूरिया का रीएब्जॉर्प्शन होता है। फिर बात आता है हमारा कलेक्टिंग डक्ट, 4 नंबर का हमारा आ गया CD, कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ पर कौन से यूजफुल सब्सटेंस होते हैं? वहाँ पर नॉर्मली सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन होगा, नॉर्मली सोडियम का, और सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन कितना होगा? तो मिनिमम 3%, 3, 5, 8%, 8%, और यहाँ पर 25%, ऑलमोस्ट 33%, और यहाँ पर कितना है सोडियम का? 70%। अप्रोक्सीमेटली 100% एक नॉर्मल पर्सन में क्या होता है? रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर सोडियम का जो रीएब्जॉर्प्शन होता है वो क्या होता है? कंडीशनली होता है। ठीक, कितना लेना है सोडियम हमारे बॉडी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। फिर हमारा जो यहाँ पर यूरिया होता है, यूरिया का भी रीएब्जॉर्प्शन होता है कलेक्टिंग डक्ट में, लेकिन वो भी कंडीशनली होता है हमारे बॉडी के ऑस्मोलारिटी पे। जो नॉर्मल ऑस्मोलारिटी होता है हमारा वो 285 से 295 मिलीस्मोल पर लीटर होता है ऑस्मोलारिटी। उसी ऑस्मोलारिटी को मेंटेन करने के ऑन एवरेज राउंड फिगर लेंगे तो 300 मिलीस्मोल पर लीटर होता है। उसको मेंटेन करने के लिए यूरिया क्या होता है? रीएब्जॉर्प्शन होता है, और एक्सेसिव हमारा बॉडी में यूरिया होता है तो उसको एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक, ये कुछ प्रोसेस होते हैं। ठीक, फिर क्या होता है? जो मोस्ट कॉमन साइट्स होता है रीएब्जॉर्प्शन का, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन। कंडीशनल बोले मतलब जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ये DCT और कलेक्टिंग डक्ट ही होता है मोस्ट कॉमन। अब बात किया जाए मैकेनिज्म का, जो रीएब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म होता है, तो जो रीएब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। एक्टिव और पैसिव, एक्टिव मतलब कोई ट्रांसपोर्टर होगा, कुछ एनर्जी का यूज होगा। पैसिव मतलब कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन के योर जाएगा। ठीक, तो ये जो एक्टिव प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस है, रीएब्जॉर्प्शन का ही है कि रीएब्जॉर्ब किसके थ्रू हो रहा है? एक्टिव प्रोसेस के थ्रू हो रहा है कि पैसिव प्रोसेस के थ्रू हो रहा है? तो मेनली हम लोग एक्टिव प्रोसेस और पैसिव प्रोसेस नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस रीनल सिस्टम को देखते रहिए, समझते रहिए, और जो कुछ भी डाउट्स आ रहे हैं उसको आप लोग कमेंट्स करते रहिए। और जो भाइयों और बहनों को ये रीनल सिस्टम को नोट्स चाहिए, वो इस वीडियो को, हमारे वीडियो क्या करेंगे, शेयर कर देंगे उनके पास, ताकि उनको भी समझ आ जाए। ठीक, इसी प्रकार से अगर आपको हमारा जो पढ़ाया हुआ लेक्चर है रीनल सिस्टम समझ में आ रहा है, पूरा क्लियर हो जा रहा है, तो आप क्या कीजिए, एक ATP दे सकते हैं जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, वो लाइक के रूप में एज ए लाइक ATP हमको दे सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए चैनल्स को, और बहुत ज़्यादा अगर आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किसी पर्सन को चाहिए तो वहाँ पर शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।